जब इंसैनिटी का एक्सेप्शन पढ़ा जाता है उसी के साथ हमेशा इंटॉक्सिकेशन का भी एक्सेप्शन पढ़ा जाता है. द रीजन इज, मैंने आपको बताया था, दैट बोथ ऑफ देम हैव अ वेरी crucial point in common, and that is lack of mental involvement. Yes or no? जब भी हम इंसैनिटी का एक्सेप्शन पढ़ते हैं हमेशा उसके साथ ही इंटॉक्सिकेशन का भी एक्सेप्शन पढ़ा जाता है. द रीजन इज बोथ ऑफ देम हैव अ वेरी क्रूशियल factor in common, that is lack of mental involvement. The effect in both is same, but the cause in both of them is different. effect दोनों में सेम है, इसीलिए आपको याद हो मैंने आपको बताया भी था जब आप सेक्शन 22 और 23 रीड करते हो, द इफेक्ट की जो लैंग्वेज है इट्स एग्जैक्टली द सेम. Incapable of knowing the nature of the act or that he is doing is either wrong or contrary to law. Same यहाँ पे भी है, incapable of knowing the nature of the act or that he is doing is wrong or contrary to law. So the effect is same in both, but the causes of that effect are different. Under section 22 of BNS, the cause is unsoundness. But under section 23 of BNS, the cause for that effect is intoxication. दोनों में सिर्फ cause का difference है, but the effect is same in both of them. The relationship, जो relationship cause and effect का हमने section 22 में पढ़ा, same relationship cause and effect का हम section 23 में भी पढ़ेंगे. And सबसे important factor जो 23 का है, that section 23 can never be read without section 24. Section 23 is always read with section 24. Section 24 के बिना 23 is incomplete. तो उस दोनों को हमेशा साथ में पढ़ा जाएगा. तो हम पहले 23 और उसी के साथ साथ में फिर मैं आपको 24 को भी इंटरप्रेट करके हम उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे. बट अभी क्योंकि हमने इंसैनिटी का डिफेंस पढ़ा है, सो द कॉमन फैक्टर हियर इज लैक ऑफ मेंटल इन्वॉल्वमेंट. जब एक पर्सन अनसाउंडनेस के अंडर कोई एक्ट करता है, दैट इज नॉट सपोज टू बी द वॉलंटरी एक्ट ऑफ दैट पर्सन. सिमिलरली जब कोई पर्सन इंटॉक्सिकेशन के इफेक्ट के अंडर अगर कोई एक्ट कर रहा है, देन दैट इज नॉट सपोज टू बी हिज वॉलंटरी एक्ट. दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज his own act. It is an act done under the effect of intoxication. When intoxication या unsoundness, और अभी हमने भी पढ़ा था ना सेक्शन 22 में, हर एक सिचुएशन ऑफ अनसाउंडनेस के केस में एग्जेम्पशन तो नहीं मिलेगा ना. The exemption will be given only when ड्यू टू दैट अनसाउंडनेस, मतलब वो अनसाउंडनेस उस लेवल की थी और उस टाइम पे थी जिसकी वजह से द पर्सन वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट. यही पढ़ा पहले. तो वो अनसाउंडनेस उस टाइम पे होनी चाहिए, और उस टाइम के साथ साथ अब अनसाउंडनेस भी तो अलग अलग तरीके की होती है ना. अनसाउंडनेस का लेवल भी तो इस तरीके का होना चाहिए कि जिसकी वजह से द पर्सन वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस. सिमिलर रूल हम सेक्शन 23 में भी अप्लाई करेंगे. अब यहां पे भी क्या है, यहां पे द कॉज इज इंटॉक्सिकेशन. द इंटॉक्सिकेशन शुड बी देयर फर्स्टली एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट, प्लस द इंटॉक्सिकेशन वॉज should be of such a nature that it causes such an effect. इंटॉक्सिकेशन जैसे अनसाउंडनेस अलग अलग तरीके की है, वैसे ही इंटॉक्सिकेशन के एक्सटेंट पे भी तो डिपेंड करेगा ना. व्हाट डू यू मीन बाय इंटॉक्सिकेशन हियर? अ पर्सन, कब उसको इंटॉक्सिकेटेड बोला जाएगा? Any intoxicating substance, be it
any kind of narcotic drug or any type of alcoholic substance or whatever. जब एक person act करते समय was under the effect of intoxicating substance, then such a person will be known as an intoxicated person. जैसे unsound minded person को हमने बोला कि जब at the time of commission of the act the person was medically unsound, उसको हमने बोला उसको ही मिलेगा legal insanity का defense, but then he has to prove. Similarly, if a person merely अगर ये दिखाया गया that a person was under the effect of intoxication at the time of commission of the act, तो बस इससे डिफेंस मिल जाएगा क्या? नहीं, उसका इफेक्ट भी प्रूव करना पड़ेगा. इसीलिए जो सेम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमने पढ़ा वो सेम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम यहां पे भी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का मतलब है दैट अ पर्सन was acting under the effect, had consumed or taken certain kind of narcotic drug or any kind of alcoholic substance, consumed certain alcoholic or intoxicating substance, उस पर्सन को बोलेंगे intoxicated person. लेकिन उसी intoxicated person को सेक्शन 23 का डिफेंस तब मिलेगा जब वो ये प्रूव करे. सबसे पहले तो वो ये प्रूव करेगा दैट आई हैड कंज्यूम्ड this particular substance. Secondly, also ये भी तो प्रूव करा जाएगा कि the effect of that substance was such that my mind lost the control over my body. क्योंकि अगर intoxication था या अगर अनसाउंडनेस थी लेकिन उसका इफेक्ट इतना एक्सटेंट इतना नहीं था कि आपका एक्ट आपका वॉलंटरी एक्ट नहीं था, तभी तो जाके डिफेंस मिलेगा ना. लेकिन अगर उसका इफेक्ट इतना ही था, इंटॉक्सिकेशन का मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑल्सो मैटर्स. क्योंकि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का मतलब है द पर्सन हु हैज टेकन और कंज्यूम्ड दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. नाउ दैट कैन बी 1 ग्लास 1 स्पून ऑल्सो. कंजम्पशन तो उसको भी माना जाएगा ना. इंटॉक्सिकेटेड की मैंने आपसे डेफिनेशन क्यों पूछी? बिकॉज intoxicated person की एक general definition होती है the person who has consumed. Now it depends upon the level of consumption. It depends upon certain other facts and circumstances. जिस पे depend करेगा merely that a person had consumed such a substance that will not give the exemption. उसके अलावा भी facts and circumstances, the nature of the substance, the extent of the substance, कई बार the habits of that person also are to be considered. क्योंकि किसी भी substance का एक person पे effect क्या होगा, it also differs. Yes or no? It differs from person to person. होता है नहीं होता? We have always heard that a particular medicines में भी होता है, normal medicines are also drugs. कई बार होता है कि किसी को इतने mg वाली दवाई जो होती है वो सूट करती है, किसी को नहीं करती है, किसी को कम वाली लेनी पड़ती है. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यस और नो? सो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए देन इट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंज्यूम्ड और हु हैज टेकन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज एन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस. But merely because a person is or he falls within the definition of an intoxicated person will not give him the exemption from the criminal liability. उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें प्रूव करनी होती है. There are other factors also which are required to be proved और वो other factors क्या हैं वो ही हमें सेक्शन 23 में पढ़ना है. Yes or no? समझ आ रहा है? Now why we are studying this as an exception to the general rule? हमने पढ़ा था इनको general exceptions क्यों बोला जा रहा है? Because these are the exceptions to the general rule of actus non facitrium nisi mensitria. कि यहां पे even though the act is sufficient, the act which has been done is sufficient to get converted into an offense, but because of lack of mental involvement, because of the state of mind of that person at the time of doing that act,
उस रीजन से हम इसको क्या बोल रहे हैं, दैट नथिंग इज एन ऑफेंस। उसका एक्ट इनसफिशिएंट नहीं है, उसने जो एक्ट किया है दैट इज सफिशिएंट टू बी कन्वर्टेड इनटू द ऑफेंस, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटल इन्वॉल्वमेंट, because his act is not a voluntary act, not a voluntary act, why? because अभी हमने देखा एक तो वो intoxicated है और अभी हम देखेंगे वो भी इतना that he lost the control over his actions. So whatever he did, even though it was a sufficient act, but whatever he did was not a voluntary act, there was no mental involvement, इसीलिए ये general rule का exception है और इसीलिए हम इसको एज एन एक्सेप्शन जनरल एक्सेप्शंस के अंदर पढ़ते हैं। जो अभी सेक्शन 23-24 है वो आईपीसी में सेक्शन 85 एंड 86 है, ऐसे ही आपको सेक्शंस याद भी होंगे। ऑल राइट, वो कहां था, आईपीसी में सेक्शन 85 एंड 86, एंड इट इज ऑलवेज रेड विथ इंसैनिटी बिकॉज अल्टीमेटली द इफेक्ट इज सेम। दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है, दोनों में सिर्फ डिफरेंस है कॉज का, एक में अनसाउंडनेस दूसरे में इंटॉक्सिकेशन, बट द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस विच विल एक्चुअली गिव, क्योंकि अभी हमने देखा सिर्फ कॉज की वजह से एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, एग्जेम्पशन किसकी वजह से मिलता है, इफेक्ट की वजह से। जब तक इफेक्ट प्रूव नहीं होगा तब तक एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और वो इफेक्ट दोनों में सेम है, ओनली द कॉजेज आर डिफरेंट, बट द अल्टीमेट इफेक्ट जो कि एक इंसैनिटी वाले डिफेंस वाले अक्यूज को प्रूव करना है, सेम ही इंटॉक्सिकेशन जो अक्यूज क्लेम कर रहा है उसको भी सेम प्रूव करना है। समझ आ रहा है, क्लियर है ये? अब इसके अंदर हम इंटॉक्सिकेशन पढ़ेंगे एंड इंटॉक्सिकेशन भी हम ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू सेक्शंस हम दो टाइप के इंटॉक्सिकेशन पढ़ेंगे, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एज वी ऑल नो, वॉलंटरी इनवॉलंटरी का मतलब होता है, वॉलंटरी मीन्स बाय योर ओन विल, इनवॉलंटरी मीन्स अगेंस्ट योर विल। ऑल राइट, एक में इनवॉलंटरी की बात की गई है और एक में वॉलंटरी की बात की गई है, इसीलिए इन दोनों को हमेशा एक साथ पढ़ा जाता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है, अब देखो यही वॉलंटरी इनवॉलंटरी इंसैनिटी में नहीं था, वहां हो सकता है क्या कोई जानबूझ के अनसाउंड हो गया और कोई बिना अपनी विल के अनसाउंड हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? अनसाउंड इज अनसाउंड, बट व्हेन इट कम्स टू इंटॉक्सिकेशन वो दो सिचुएशंस में हो सकता है। द पर्सन हिमसेल्फ कंज्यूम्ड दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। The person himself did not consume that particular substance, rather he was maybe deceitfully or forcefully given that substance, then that is involuntary intoxication। दोनों में ही mental involvement तो नहीं है ना, yes or no? इसीलिए इनको दो अलग अलग प्रोविजंस में डील किया गया है, बिकॉज जब बात आ रही है इनवॉलंटरी की वहां पे तो हमने कंप्लीट डिफेंस दिया है, लेकिन जब वॉलंटरी की बात की गई है जो कि सेक्शन 24 में की गई है, वहां पे लिखा है क्या, नथिंग इज एन ऑफेंस? नहीं, दैट मींस इट इज नॉट एक्सक्यूजेबल। समझ आ रहा है? इसीलिए इनको दो अलग अलग प्रोविजंस में डील किया गया है, क्योंकि एक को हमने कंप्लीट इम्यूनिटी के फॉर्म में पढ़ा है और दूसरे में नहीं लिखा है नथिंग इज एन ऑफेंस, दैट मींस इट इज नॉट एक्सक्यूजेबल। क्लियर है?